यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के इस सेगमेंट में आपके एनुअल एग्जाम के हिसाब से बच्चों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके पेपर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। ये जनरली हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम किसे कहते हैं या गैल्वेनिक सेल हम किसे कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। चलो भाई, कोई बताएगा इसका आंसर क्या है। दैट सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, केमिकल को पहले बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल को बाद में बोलेंगे। तो बच्चों, दैट सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, दैट सेल विच कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy is called, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, is called electrochemical cell। उसे हम बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हैं या हम उसे गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। is called electrochemical cell और गैल्वेनिक सेल। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में आता है, राइट डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। राइट डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या सेल कह दो या गैल्वेनिक सेल कह दो, इसका रिप्रेजेंटेशन एक ही होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर जिंक लिया, यहाँ पर Zn2+ आयन लिया, ये सॉलिड ये एक्वस। यहाँ पर पहले कॉपर आयन लेंगे, फिर कॉपर आयन लेंगे, ये एक्वस और ये सॉलिड। पहले मेटल, फिर मेटल आयन और मेटल, बीच में ये हमने डबल बना दिया। इस डबल को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आते हैं, जिंक से कॉपर आते हैं। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जाएंगे और जो करंट है, फ्लो ऑफ करंट कहाँ से जाएगा, कॉपर से जिंक जाएगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि मेटल से मेटल आयन बन रहा है। इसलिए इस इलेक्ट्रोड को बच्चों हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, प्लस से मेटल बन रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को बच्चों हम कौन सा इलेक्ट्रोड बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड। इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ये जो डबल एरो जो हमने बनाया है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये पूरा का पूरा जो बच्चों हमने बताया है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नोट डाउन बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा गया है और आ भी सकता है पेपर में। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। बच्चों, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें दो ट्यूब होती हैं, दो वेसल होते हैं, दो हाफ सेल होते हैं, दोनों के अंदर सॉल्यूशन भरा होता है। उन दोनों को हम क्या करते हैं, पहले वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं और फिर उनके बीच में एक यू कलर की ट्यूब होती है, एक यू शेप्ड की इन्वर्टेड ट्यूब होती है। इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो हमारा वही क्वेश्चन है कि भाई ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है यू शेप्ड का, इन्वर्टेड यू है क्योंकि सीधा यू तो ऐसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज इन एन इन्वर्टेड यू शेप डिवाइस। ये यू शेप्ड की एक इन्वर्टेड डिवाइस होती है, फिल्ड विथ इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, KCl NaCl भरा होता है, एलॉन्ग विथ जेलेटिन और एगर। बच्चों, कभी कभी हमारे पेपर में एगर भी आता है, एगर। तो जेलेटिन भी ले सकते हैं या जेलेटिन की जगह केमिकल और आता है जिसे हम बोलते हैं एगर। तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट तो भरते ही भरते हैं, साथ में केमिकल भरते हैं, जेलेटिन या एगर। ये क्यों भरते हैं, टू मेक देम सेमी सॉलिड। क्योंकि अगर हम यू शेप्ड ट्यूब को कांच का बना होता है उल्टा करके रखेंगे और इसके अंदर कोई चीज़ भरेंगे तो वो सॉल्यूशन के अंदर गिर जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट तो भरते ही हैं, साथ में जेलेटिन या अगर मिला देते हैं ताकि ये सेमी सॉलिड रहे। फंक्शन क्या है भाई सॉल्ट ब्रिज का, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये दो हाफ सेल होते हैं, अगर प्लस चार्ज ज़्यादा है तो निगेटिव दे देगा, निगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो पॉजिटिव दे देगा। तो ये दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल। दूसरा, इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट।
कंप्लीट्स द सेल सर्किट बाय कनेक्टिंग द टू हाफ सेल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर मान लीजिए हम ये सॉल्ट ब्रिज हटा देंगे तो ये सेल काम करना बंद कर देगा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, यू शेप को जब दोनों में डिप कर देते हैं सॉल्ट ब्रिज को, तो ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है। तो इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट बाय कनेक्टिंग दी टू हाफ सेल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों सॉल्ट ब्रिज। इज इट क्लियर बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार बच्चों पेपर में आ चुका है और मे बी कम इन एग्जामिनेशन। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ई एक्सटर्नल से, ई एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल ई सेल, इनके बीच में क्या रिलेशन होती है। तो बच्चों पेपर में हमें इनमें 3 कंडीशन बताना पड़ता है। कभी कभी पेपर में कंडीशन देते हैं कि अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल की वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट, तो पेपर में 3 कंडीशन दे सकते हैं कि आप ये बताइए दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल से छोटी हो, है ना। जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से बड़ी हो, और जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बराबर हो, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल की वैल्यू कितनी होती है 1.1 वोल्ट। अब पहली कंडीशन बच्चों, जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से कम हो, तब क्या होता है, तो एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से कम होगा। जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल कम होगा, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जाएगी, कॉपर इलेक्ट्रोड से। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बच्चों जिंक से कॉपर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ऐसे में क्या होगा, जिंक डिजोल्व एट एनोड, ये जो जिंक होगा वो एनोड पर डिजोल्व होगा एंड कॉपर डिपोजिट एट कैथोड। ये पहली कंडीशन है। मान लीजिए आपके पेपर में दूसरी कंडीशन पूछी गई कि व्हाट मतलब राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन देम व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल ऑफ सेल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल की वैल्यू से ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जा रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, कॉपर से जिंक जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जाएगी, जिंक से लेके कॉपर जाएगी। अब यहाँ कॉपर डिजोल्व होगा एनोड पर और जिंक डिजोल्व होगा कैथोड पर, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल के बराबर होगी। तो इस कंडीशन में दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ये दोनों की वैल्यू ई सेल है ना, दिस इज कॉल्ड एज ई सेल, अगर दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो बच्चों ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से इसे याद कर लेना। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में आपसे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका उल्टा है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर क्या होता है आपको मालूम है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट हाफ सेल, दोनों अलग अलग हाफ सेल में होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम हाफ सेल। अब ये अलग अलग होता है, इसका मतलब यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर बच्चों हमारा कैथोड जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और एनोड होता है निगेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में कैथोड होता है पॉजिटिव, एनोड होता है निगेटिव, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, कैथोड इज निगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, कई बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स पेपर में हमारे आए हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस इन द सेल, ये पूरी सेल की इन्होंने रिएक्शन लिखा है। गिवन ये गिवन है E0 जिंक ऑब्लिक Zn2+, देखिए जिंक ऑब्लिक Zn2+ की वैल्यू 0.76 वोल्ट है, ये नहीं दिया, ये ब्लैक वाला नहीं दिया, ये हमने लिखा है। और एक वैल्यू दी है E0 2Ag प्लस ऑब्लिक Ag प्लस 0.80 वोल्ट, और कैलकुलेट इट्स डेल Rg 0, ये ब्लैक वाला नहीं दिया। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इस तरह का आपको न्यूमेरिकल करना है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तिवारी सर कैसे पता चला कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पहले मेटल और फिर आयन। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्यों, पहले आयन फिर मेटल। तो जब हम इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें जो भी हमें ऑक्सीडेशन में दिया होता है हम उसे रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं।
तो ये तो रिडक्शन में है, तो इसकी वैल्यू तो ठीक है। ये ऑक्सीडेशन में है, तो रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आयन को पहले लिखते हैं, मेटल को बाद में लिखते हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कि आयन को पहले लिख लिया, मेटल को बाद में लिख लिया। जब इसको अपोजिट करते हैं बच्चों, तो ये वैल्यू भी अपोजिट हो जाती है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -0.76 वोल्ट, क्योंकि पहले प्लस दी थी। अब बच्चों हमें निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ इक्वेशन, डेल आर जी जीरो निकालना है। अब हमें डेल आर जी जीरो का फॉर्मूला मालूम है। डेल आर जी जीरो का फॉर्मूला होता है -NFE0। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ मतलब फैराडे, E0 मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल की फॉर्मूला क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अभी इसकी वैल्यू कितनी है, -0.76, इसकी वैल्यू +0.80 है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ज़्यादा वैल्यू होती है वो हमेशा कैथोड की होती है, और जो कम वैल्यू होती है वो हमेशा एनोड की होती है। तो ज़्यादा वैल्यू कितनी हो जाएगी, +0.80 माइनस और -0.76, इसकी वैल्यू रख दी माइनस प्लस 1.54 वोल्ट। अच्छा ये आ गया, ये तो हो गया E0 सेल। लेकिन हमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, डेल आर जी जीरो। तो डेल आर जी जीरो बराबर -NFE0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, कितने चार्ज है, 2+। इसमें ओवरऑल चार्ज कितने हैं ये देखिए, तो ओवरऑल चार्ज है 2+, है ना। अगर 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 96,501 फैराडे की वैल्यू होती है, जो आपको याद होना चाहिए। E0 की वैल्यू आ गई 1.54। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सो इट विल गिव अस -301 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, मे कम इन एग्जामिनेशन। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे पेपर में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया और पहला क्वेश्चन पूछा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब आप देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो जिंक है और ये कॉपर है और ये एनोड है और ये कैथोड है। तो यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है वो जिंक, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जा रहे हैं, तो आपका फ्लो ऑफ करंट कहाँ से कहाँ होगा, बताइए। फ्लो ऑफ करंट कहाँ से कहाँ होगा, तो जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो फ्लो ऑफ करंट विल बी फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, है ना। यहाँ पर कॉपर हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, क्योंकि अगर ये जिंक है और ये कॉपर है ना, ये जिंक और ये कॉपर है, तो इलेक्ट्रॉन अगर जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो जो करंट फ्लो होगा वो अपोजिट होगा। तो इसका आंसर होगा कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। एनोड कौन होगा, एनोड वो होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होती है, ध्यान रखना। एनोड वो होगा जहां ऑक्सीडेशन होती है, तो जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक आपका जिंक इलेक्ट्रोड एनोड हो जाएगा। कैथोड वो होता है जिस पर रिडक्शन होती है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड पे जो है रिडक्शन हो रही है तो वो हो जाएगा आपका कैथोड। व्हेन सेल डेड चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, अगर सेल डेड हो गया यानी काम करना बंद कर दिया तो कोई कंसंट्रेशन में चेंज होगा क्या, इसका आंसर होगा नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर सेल डेड हो जाए तो आयन के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा। अगला व्हेन सेल फंक्शंस देन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, अगर सेल ये काम कर रहा है तो क्या होगा, जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन घटेगा क्योंकि रिडक्शन हो रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज प्रिडिक्ट रिएक्शन विल बी फेजेबल और नॉट। ये वैल्यू आपको दो दी है, इन दोनों वैल्यू से आपको बताना है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। E0 रिडक्शन की वैल्यू इतनी दी है, E0 रिडक्शन जिंक की वैल्यू इतनी दी है। अब सबसे पहले हम क्या निकाल लें, E0 सेल निकाल लें। अगर हमारे E0 सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन फेजेबल होगी, मतलब होगी रिएक्शन। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन फेजेबल नहीं होगी। फेजेबल मतलब वो रिएक्शन नहीं होती है। तो चलो फार्मूला E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैसे, दोनों रिडक्शन है, तो मैंने बताया जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैथोड, जो कम होगी वो एनोड। तो ये कैथोड है, ये एनोड है, तो ये माइनस कर लिया, ये माइनस प्लस 1.10 वोल्ट। तो ये वैल्यू चूंकि पॉजिटिव में आ रही है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन विल बी फेजेबल, कि हमारी जो ये रिएक्शन होगी बच्चों ये कैसी होगी, ये रिएक्शन फेजेबल होगी। बच्चों दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे पेपर में आते ही आते हैं। क्वेश्चन है डेराइव ननस्ट इक्वेशन। ननस्ट इक्वेशन को आप डेराइव कीजिए, तो हम इसको कैसे डेराइव करते हैं, देखिए कंसीडर अ रिडक्शन रिएक्शन Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m सॉलिड। क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर n प्लस चार्ज है, तो n प्लस चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, जितने चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तब ये जुड़ जाएंगे तो ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्वस होता है, आयन हमेशा एक्वस होता है और मेटल हमेशा सॉलिड होता है। अब ये इक्वेशन हमें याद करनी पड़ेगी कि Emn प्लस ऑब्लिक m इज इक्वल टू E0। पहले नॉर्मल होता है फिर स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड में कुछ नहीं करते,
इस पूरे में बस E0 लगा देते हैं, माइनस RT अपॉन NF इंटू LN M सॉलिड अपॉन MIN, ठीक है, और ये पूरा लिख दिया। अब बच्चों अगले स्टेप में हमने क्या किया कि जो log n है, log n को बच्चों जब हम log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ln को हमने क्या किया log 10 में कन्वर्ट किया, तो ये पूरा सेम आ जाएगा है ना, 2.303 RT अपॉन NF, ये log 10, ln की जगह पे log 10 आ गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, ये सॉलिड है तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा उसका कंसंट्रेशन हमेशा हम एक मानते हैं, तो 1 अपॉन mn प्लस, इसकी जगह पर 1 आ गया। अब अगर हम इस पूरे जगह में R की वैल्यू रख दें, हमने R की वैल्यू रखा 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू रख दें 298, 273 केल्विन तो होता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 298 हो गया। n हमें निकालना है, फैराडे की वैल्यू हमारी फिक्स है, अगर हम ये पूरी वैल्यू रख दें बच्चों तो हमारा कटपिट के जो हमारा आंसर आता है 0.0591 अपॉन n। तो पेपर में जब भी हमें कभी नॉनस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल करना होता है हमें इतनी सारी वैल्यू नहीं रखते, हम सीधे ये भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम वहाँ पर फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, EMN प्लस ऑब्लिक M इज इक्वल टू E0 MN प्लस ऑब्लिक M माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन mn प्लस। तो बच्चों ये जो हमारा डेरिवेशन है, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ नॉनस्ट इक्वेशन। बच्चों ये न्यूमेरिकल है जो नॉनस्ट इक्वेशन पर ही बेस्ड है, और 100% बच्चों नॉनस्ट इक्वेशन का एक या दो न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है। देखिए अब समस्या ये है कि हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। अब तिवारी सर हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से निकालना है या नॉनस्ट इक्वेशन को शो करके निकालना है। बच्चों यदि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कोई रिएक्शन लिखी होती है और आयन लिखे होते हैं और उन आयन के बेस में आपको कोई वैल्यू रहती है जो डेसिमल पॉइंट में लिखी होती है, इसका मतलब वहां पर आपको नॉनस्ट इक्वेशन लगाना है। तो वही चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है। तो चलिए अपन नॉनस्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो करने के पहले यहाँ पर अगर आप लिख दें अकॉर्डिंग टू नॉनस्ट इक्वेशन, अगर आप लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा, अकॉर्डिंग टू NERNST नॉनस्ट इक्वेशन। हमें नॉनस्ट इक्वेशन का फार्मूला मालूम है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 n लॉग। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस तरफ वाली वैल्यू आयंस को हम ऊपर लिखते हैं और इस तरफ वाले आयंस को हम नीचे लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। चलिए Mg2+ आयन हमने ऊपर लिख दिया, Cu2+ आयन हमने नीचे लिख दिया, वैल्यू रखा। E0 सेल की वैल्यू ये दी है 2.71 माइनस 0.591 अपॉन 2 प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन देना लेना जितने प्लस उतने लिख दो, इनटू लॉग Mg2+ की वैल्यू कितनी दी है 0.001, ये हटाया तो नीचे आएगा 1000। भाई 0.001 है तो ये हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, ऊपर ले आएंगे तो 10 की पावर -3, कॉपर का आ जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 की वैल्यू क्या होती है -1, तो इस पूरे की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं -1, तो 2.71 माइनस है ना माइनस 0.0295 इंटू, ये इंटू का निशान है -1, तो माइनस इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, तो ये होगा 2.71 प्लस 0.0295, तो दोनों को करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2.74 वोल्ट। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बताना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि यदि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो इस न्यूमेरिकल्स में 100% आप मिस्टेक करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू दी है ब्रैकेट में, यहाँ भी वैल्यू दी है ब्रैकेट में, यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखी है, यहाँ पर इन्वर्टेड बना है, इसका मतलब ये जो आपका बना है ये कौन सा ब्रिज है, ये इन्होंने सॉल्ट ब्रिज आपको बना के दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नॉर्मली हम क्या लिखते हैं EMF मतलब ई सेल लिख दो या EMF लिख दो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बात है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल को हम EMF ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो EMF या ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ये प्रोडक्ट। अब जनरली आप क्या करोगे, आप जब लिखोगे तो मैंने क्या बोला था, इस तरफ वाली चीज को ऊपर लिखना है और इस तरफ वाली चीज को नीचे लिखना है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपके पेपर में सॉल्ट ब्रिज दिया हो, पैरेलल बना हो, तो आप ये वाली चीज ऊपर मत लिखना, आपको ये वाली चीज ऊपर लिखनी पड़ेगी। तिवारी सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसकी केमिकल रिएक्शन लिखोगे ना, तो इसकी केमिकल रिएक्शन में ये मैग्नीशियम जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड आता है, राइट हैंड साइड आएगा, और कॉपर आयन लेफ्ट हैंड साइड आएगा। चलिए मैं बताऊंगा आपको। तो Mg2+, देखिए जहां पर डायरेक्ट एरो बनाकर लिखा हो वहां तो आप इस तरफ वाली चीज को ऊपर लिख दीजिए और इस तरफ वाली चीज को नीचे लिख दीजिए, लेकिन जहां सॉल्ट ब्रिज दिया हो ये वाली चीज आप लिखेंगे ऊपर और इधर वाली चीज लिखेंगे नीचे। चलिए वैल्यू देखते हैं। लॉग Mg2+ की वैल्यू तुम्हारी ये दे दी है 0.0, Mg2+ ऊपर आ गया और Cu2+ आयन कहाँ गया, नीचे आ गया। चलिए Mg2+ आयन की वैल्यू कितनी दी है, ये 0.1 दी है, सॉरी, तो 0.1 हो गई। कॉपर की वैल्यू दी है 0.01, ये हो गई। सॉल्व किया log 10 आ गया, log 10 बराबर 1 होता है, इसको सॉल्व किया 2.68 आ गया। तो जो हमारा EMF है बच्चों वो आ गया 2.68 वोल्ट। चलिए अब सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन ध्यान दीजिए,
सेल रिएक्शन में पहले Mg2+ से बदल रहा है, जब कोई आयन में बदलता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2+ है, इसलिए Mg सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और Mg2+ आयन बनाएगा। कॉपर आयन कॉपर में बदल रहा है, इसने जो 2 लॉस किया है ये 2 गेन करेगा, तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से -2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, Mg सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव विल गिव अस Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu, Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu। अगर आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखें तो ये जो तुम्हारा Mg2 पॉजिटिव है ये राइट हैंड साइड आया है और कॉपर आयन जो तुम्हारा वो लेफ्ट हैंड साइड में आया है, इसलिए हम राइट हैंड साइड वाले को ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को नीचे लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर रिएक्शन डायरेक्ट एरो बना के नहीं दी हो, सॉल्व ब्रिज दिया हो, तो उस तरफ वाले आयन की चीज को आपको ऊपर ले आना है और इस तरफ वाले आयन को आपको नीचे रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो काइंडली नोट इट बच्चों। ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। दिस इज द important numerical from examination point of view. The standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the del Rg0 gas free energy, standard gas free energy change of the reaction. ये रिएक्शन दी, इसका फार्मूला होता है -NFe, लॉस्ट और गेंड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, फैराडे की वैल्यू हो जाएगी 96,500 और E0 की वैल्यू तुम्हारी ये दी है 1.1 वोल्ट। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा -2122 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। नोट डाउन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को मिलाना। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर जितने आयन्स हैं, मान लीजिए उस सॉल्यूशन के अंदर 4 आयन्स हैं, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जितने आयन्स हैं उनके कारण जो कंडक्टिविटी होगी उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो वही मैंने लिखा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक क्यों, क्योंकि आयंस है, तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि आप ऑन डाइल्यूशन अगर आप इसमें पानी मिलाओगे तो क्या होगा। चलिए हम इसके अंदर पानी मिलाते हैं। जब हमने पानी मिला दिया बच्चों तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। पानी मिलाने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, 2 आयन नीचे हो जाएंगे और इसी के 2 आयन ऊपर चले जाएंगे। तो क्या हो गया, जब हमने इसके अंदर डाइल्यूशन किया, जब हमने इसके अंदर पानी को मिलाया तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, यहाँ पर तुम्हारा जो वॉल्यूम था वो तो बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। पहले 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 4 आयन थे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा थी। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में डाइल्यूशन तो बढ़ा लिया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसके 2 आयन नीचे की जगह ऊपर चले गए। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या हो गए, कम हो गए। इसलिए डाइल्यूशन मिलाने पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो वही मैंने लिखा है कि ऑन डाइल्यूशन जब हमने एडिशन ऑफ वाटर पानी मिलाया तो क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया है ना। देयरफॉर क्या हुआ, द नंबर ऑफ आयंस इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीजेस। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जो आयन थे वो कम हो गए। देयरफॉर वी कैन से दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। बच्चों मैंने वीडियो में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को भी समझाया है, तो आप ध्यान दीजिए कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टेंस हो, कोई भी कंडक्टेंस हो, पानी मिलाने पर सारी की सारी कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, या डाइल्यूशन पर सारी कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, डिराइव रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस यानी C, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी K एंड सेल कांस्टेंट यानी G स्टार। ये हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालनी है। तो बच्चों हमने पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, RA अपॉन L। तो रो की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में नीचे रख दें तो RA अपॉन L हो जाएगा। तो अगर हम इसको करेंगे तो 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया, लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, L अपॉन A बराबर होता है G स्टार। G स्टार को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट तो K इज इक्वल टू C इंटू G स्टार, या G स्टार इज इक्वल टू K अपॉन C। G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, K मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस और C मतलब नॉर्मल कंडक्टेंस, है ना। इसे नोट कर लीजिए, डेरिवेशन है, समटाइम्स में भी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। बच्चों ये क्वेश्चन है, जनरली हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि आप कोलरश लॉ को डिफाइन कीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि डिफाइन कोलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। जब हमारे पेपर में कोलरश लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये फार्मूला याद कर लीजिए,
मोनोट एम इज इक्वल टू वी पॉजिटिव लैम्डा जीरो पॉजिटिव प्लस वी निगेटिव लैम्डा जीरो निगेटिव। ये फार्मूला अगर आप याद कर लोगे तो कोलरस लॉ आपको याद हो जाएगा। मोनोट एम बराबर क्या होता है, लिमिटिंग, ये जो जीरो है ना बच्चों, इसको हम लिमिटिंग कहते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ रिवीजन, है ना, एग्जाम रिवीजन सीरीज में। मोनोट एम बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना, ये जो जीरो होता है इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ये वाला। वी पॉजिटिव वी नेगेटिव क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, उनकी संख्या कितनी है। अब लैम्डा जीरो पॉजिटिव एंड लैम्डा जीरो नेगेटिव क्या है, ये लिमिटिंग, ये जो लिमिटिंग है, लिमिटिंग मोलर कंडक्ट आयोनिक कंडक्टेंसेस, क्योंकि आयन लोग जुड़े हुए हैं, तो लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टेंसेस ऑफ कैटायन एंड एनायन, लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टेंसेस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी को जोड़ के बच्चों लिख दीजिए न्यूमेरिकल्स। जब आप ये डेफिनेशन बोल रहे हैं ना, तो इसमें पहला बोलिए और आखिरी बोलिए। पहला क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलरस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ V प्लस B माइनस, आपको नहीं बोलना है, लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टेंसेस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट। फिर से देखिए, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टेंसेस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो डेफिनेशन है बच्चों, ये किसकी है, कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। बच्चों ये कोलरस लॉ पर बेस्ड हमारा एक न्यूमेरिकल है। ये कहता है कैलकुलेट मोनोट एम फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, और ये पूरी वैल्यू इनको दी है। आपको याद हो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कोलरस लॉ पे क्वेश्चन करवाया था। कोलरस लॉ का फार्मूला ये होता है बच्चों, ये होता है मोनोट एम इज इक्वल टू वी पॉजिटिव लैम्डा जीरो पॉजिटिव प्लस वी निगेटिव लैम्डा जीरो निगेटिव। अब मोनोट एम की जगह तुम्हें पहला किसका निकालना है, कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है, तो मोनोट एम CaCl2, कैल्शियम हमारा 1 है तो मोनोट एम Ca2 प्लस, क्योंकि V प्लस की वैल्यू 1 आ गई। क्लोराइड हमारा 2 है तो क्लोराइड अगर 2 है तो V निगेटिव की वैल्यू 2 आ गई, और लैम्डा 02 Cl निगेटिव की वैल्यू हमारी दी है 763, तो 2 इंटू 63 तो 152.6, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा, नोट करिए बच्चों सॉरी आंसर आ गया। अब इसी तरह से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दूसरी किसकी निकालनी है, मैग्नीशियम सल्फेट की निकालनी है। मोनोट एम MgSO4 इज इक्वल टू, है ना, V प्लस की वैल्यू तुम्हारी 1 होगी, Mg2 प्लस, सल्फेट भी 1 है तो V माइनस की वैल्यू भी 1 होगी। है इसकी वैल्यू है 106, ये देखिए Mg2 प्लस की 106, सल्फेट की 160, दोनों को प्लस किया सो 266 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। कोई प्रॉब्लम बच्चों, सो नोट डाउन। बच्चों ये कोलरस लॉ पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। मैंने ये डायरेक्ट आपको करके बता दिया। पेपर में क्वेश्चन आता है मोनोट एम, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड HAC। HAC मतलब सोडियम एसीटेट, HAC मतलब सोडियम एसीटेट की इतनी दी है। ये 3 वैल्यूज इनकी दी है, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, और हमको यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकालना है, CH3COOH। अब इसके लिए हम कोलरस लॉ का एक फार्मूला लगाते हैं बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl ये वाली प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaSC यानी ये वाली, इन दोनों की वैल्यू को हम जोड़ देंगे और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। क्या निकालने के लिए, ये हम तब करेंगे जब हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC। भाई हमें ये वैल्यू निकालना है, तो अगर हमें ये वैल्यू निकालना है तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम HCl और NaSC, है ना, यानी ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 को हम प्लस कर देंगे और इन दोनों की वैल्यू से 1 को हम माइनस कर देंगे। तो HCl की वैल्यू तुम्हारी कितनी दी है 425, NaSC की वैल्यू कितनी दी है 91, और NaSC की तुम्हारी वैल्यू कितनी दी है, NaSC की वैल्यू 91 है। इन दोनों को प्लस कर दिया, और NaCl जो तुम्हारी वैल्यू 126.4 है, इन दोनों को प्लस करके इसको हमने माइनस कर दिया। जो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 390.5। तिवारी सर ये यूनिट कहाँ से लिखा, ये यूनिट ऑलरेडी हमें दी हुई है कि साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। नोट कर लीजिए बच्चों, दिस इज द न्यूमेरिकल जो फैराडे पर लॉ पर बेस्ड है। कैलकुलेट दी मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन, एक ना एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है पेपर में बच्चों, 2 एम्पियर करंट पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 50 सेकेंड्स। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सिल्वर निकालना है ना। करंट कितना दिया है बच्चों, हमें 2 एम्पियर दिया है, टाइम दिया है 15 मिनट्स। टाइम को हम हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 900 सेकंड। हमें निकालना है मास, W बराबर होता है Z इंटू आई इंटू टी। Z को निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। यहाँ पे हमसे जो गलती होती है पेपर में वो Z की गलती होती है। Z को हम बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
Z को क्या बोलते हैं बच्चों, Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z बराबर होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे। लेकिन अगर मान लो आपके पेपर में मोलर मास दिया है तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी इनटू फेराडे। तो अब यहाँ पे हमको मोलर मास दिया है, तो Z बराबर क्या होगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी इनटू फेराडे। मोलर मास कितना 108, वैलेंसी सिल्वर की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 लिख दिया। 96,500 1 फेराडे होता है। आई की वैल्यू 2 हो गई और जो आपके टाइम था वो 900 हो गया। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो W विल्स कम्स आउट टू बी 2.05 ग्राम, है ना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है बच्चों। ये क्वेश्चन है जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच चार्ज इन फेराडे इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Ag प्लस 2 Ag। तो 1 मोल ऑफ Ag प्लस 2 Ag है, तो Ag प्लस का एक इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन करिए तो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो सीधे लिख दीजिए 1 फेराडे या 96,500 कूलम। अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन हो, बस वो फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn, तो अब यहाँ पे 2 प्लस है, तो अगर 2 प्लस है तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 प्लस है बच्चों, तो आपकी इक्वेशन बनेगी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Zn। यही बनेगी, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Zn। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े ना, तो 2 फेराडे और 2 इंटू 96,500 कूलम। अगर ये क्वेश्चन होगा, ये आंसर है बच्चों, है ना, इसका ये आंसर यहाँ से शुरू होता है। इसका आंसर अगर है 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al, तो अगर हम इसकी आंसर की बात करेंगे तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये बनेगा Al। इसका मतलब 3 फेराडे और 3 इंटू 96,500 कूलम। बहुत ईजी सवाल है बच्चों, जो पेपर में कई बार आ चुके हैं। बच्चों इस तरह से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस यूनिट से रिलेटेड थे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक लिंक सेंड, इसी में एक लिंक फ्लैश होगी बच्चों, उस लिंक को ओपन करके आप इसके आगे की चीज़ जो आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो सारा का सारा सेल के बारे में है। व्हाट इज प्राइमरी सेल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल, है ना, व्हाट इज ड्राई सेल, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, किस तरह से आप लेड स्टोरेज बैटरी के रिएक्शंस को याद करेंगे, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, व्हाट इज फ्यूल सेल, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन फ्यूल सेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखना ना भूलिए। व्हाट इज कोरोजन, राइट डाउन दी मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। तो जो भी ये लिंक आपके सामने यहाँ पर फ्लैश हो रही है यहाँ स्क्रीन पे बच्चों, इस लिंक पे जाइए, इस लिंक को क्लिक करिए और क्लिक करके इसके आगे के पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा बच्चों। तो इन दिस वे एक तरह से 100% बच्चों ये आपके रिवीजन का पैकेज है, बहुत शॉर्ट और कंसाइज है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय।